Hello everyone, welcome to the channel. Today I'll be discussing about a very important subject from the homeopathy point of view, that is the organ of medicine. तो यहाँ पे organ में मैं डिस्कस करूँगी aphorisms को. मैं पूरे organ को aphorism वाइज डिस्कस करूँगी जिससे कि आपको सारे aphorisms क्लियर हो जाएं एंड कोई भी डाउट ना बचे. So let's start with the very first aphorism itself, that is the physician's high and only mission is to restore the sick, to cure as it is termed. तो यहाँ इस aphorism में हैनिमन सर ने फिजिशियंस को कॉल आउट करते हुए बोला है एंड यहाँ पे उन्होंने फिजिशियंस को पर्टिकुलरली होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं बट उन्होंने सारे फिजिशियंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड उनको कॉल आउट करते हुए बोला है कि जो फिजिशियन का मेन एम है, जो उसकी हाईएस्ट ड्यूटी है, जिस पे वो हमेशा स्टिक रहना चाहिए एंड जिसके लिए वो इस फील्ड में आया है, वो फील्ड है वो उसकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, दैट इज़ कि सिक का रेस्टोरेशन टू हेल्थ. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने का, दैट इज़ उन्होंने सिक बोला है, उन्होंने डिजीज़ नहीं बोला है, उन्होंने कोई भी सिम्टम या साइन नहीं बोला है, बट उन्होंने सिक बोला है. तो यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल को कंसिडर किया, द पर्सन इटसेल्फ. तो हमारी ड्यूटी ये बनती है बीइंग अ फिजिशियन कि हमें जो सिक पर्सन है उसको क्योर करना है एंड उसको रिस्टोर करना है टू हेल्थ. मतलब वो जैसे था बिफोर डिजीज़ उसको उसी कंडीशन में रेस्टोर करना है. रेस्टोरेशन इज़ कि जो उस कंडीशन में पहले था उसी में वापस लाना है, दैट इज़ रेस्टोरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि हाईएस्ट मिशन यही है, रेस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ. एवरी वर्ड होल्ड्स इट्स ओन मीनिंग. तो हर एक वर्ड को हमें समझना है, क्लियर करना है, जिससे कि हमें पूरा उसका मीनिंग समझ में आ जाए उस एफोरिज्म में क्या है. तो फर्स्ट एफोरिज्म में एक फुटनोट भी आता है, तो इस फुटनोट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे फुटनोट में क्या दिया हुआ है. His mission is not, however, to construct so-called systems by interweaving empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which diseases originate in the invisible interior of the organism, whereon so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and their time. Nor is it to attempt to give countless explanations regarding the phenomena in disease and their proximate cause, which must ever remain concealed, wrapped in unintelligible words and an inflated abstract mode of expression, which should sound very learned in order to astonish the ignorant, whilst sick humanity sighs in vain for aid. Of such learned reveries, to which the name of theoretic medicine is given, and for which special professorships are instituted, we have had quite enough, and it is now high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and begin now instead for once to act, that is really to help and to cure. तो फर्स्ट एफोरिज्म में जो हैनिमन सर ने मेन एम की बात करी है फिजिशियन की, उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया है उन्होंने फुट नोट में कि फिजिशियन का एम जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ है. यहाँ पे फिजिशियन को ऐसा नहीं, फिजिशियन की ड्यूटी ये नहीं है कि अगर कोई सिक पर्सन है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है उसके बारे में एकदम घुस जाना, जानना, डीप नॉलेज रखना, या फिर उसकी क्या क्या सफरिंग्स हैं वो उनको नॉलेज देना, उनके अटेंडेंस को उसके बारे में बताना. इससे जो है सिक पर्सन को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है. बड़ी बड़ी डिजीज़ेस के नाम बताना, बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स यूज़ करना, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग द सिक पर्सन एट एनी वे, नाइदर देयर अटेंडेंस. इससे बस एक पैनिक ही क्रिएट होता है. बट ऐसा ना करके अगर फिजिशियन की जो मेन ड्यूटी है दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ द सिक टू हेल्थ, अगर वो उस पर फोकस करे, उस पर वर्क करे, तो वो अपने काफ़ी टाइम एंड काफ़ी अपने एफर्ट्स को बचा सकता है एंड फॉर द प्रॉपर मैनकाइंड सर्विंग वो अपना वर्क करे. दैट इज द मेन एम ऑफ द फिजिशियन. यही हैनिमन सर ने हाईलाइट किया है इन द फुटनोट ऑफ द एफोरिज्म फर्स्ट. अब उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड एफोरिज्म की तरफ, दैट इज द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmful way, on easily comprehensible principle. तो यहाँ पे हैनिमन सर ने क्योर को डिफाइन किया है कि क्योर जो हम लोग बोलते हैं क्योर, वो एक्चुअली में क्या है. तो क्योर जो है जो कि जेंटल आए, रैपिड आए, दैट इज़ जेंटल मतलब कि और भी फिर फर्दर पेशेंट को कोई भी और फर्दर हार्म ना हो आफ्टर आपके मेडिकेशन के बाद. रैपिड आए, जो टाइम इंटरवल है क्योर के आने का वो जल्द से जल्द हो. रिलेटिव, ये रिलेटिव डिग्री है कि जल्द आए. अब ये नहीं कि तुरंत मेडिसिन से इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा, तो रिलेटिव इज़ कि बहुत टाइम ना लगे, तो उसमें एज सुन एज पॉसिबल क्योर आपको मिल जाए. रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. अब ये नहीं कि आपने एक बार मेडिसिन दी फिर वो सही हो गया,
फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो फिर आया सेम प्रॉब्लम को लेकर के, तो दैट इज़ नॉट क्योर, दैट इज़ दी आइदर पैलिएशन और सप्रेशन, वो क्योर नहीं है। तो हमारा जो क्योर होना चाहिए वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट होना चाहिए। और इस क्योर में हम लोग एनिहिलेशन या फिर रिमूवल करते हैं डिजीज़ का, उसको पूरा फ्रॉम दी बेस इटसेल्फ उसे रिमूव करते हैं, जिससे कि वो फिर से रिकर ना करे। और ये हमें कब कैसे करना है? शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड हार्मलेस वे इन द कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, दैट इज कि बहुत ही कम टाइम पीरियड में करना है, बहुत ही रिलायबल उसमें। ये नहीं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करें या फिर कोई भी अपनी थ्योरी लगाई करें, बट जो रिलायबल प्रिंसिपल्स हैं हमारे उस पर करना है। एंड मोस्ट हार्मलेस वे, कोई भी हमें फर्दर पेशेंट को अपने मेडिकेशन से, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है, तो हम लोग फर्दर उसको अपने मेडिकेशन से उसे और कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। एंड इन द कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, दैट इज़ जो हमारे फिक्स प्रिंसिपल्स है होम्योपैथी के, उस पर बेस करके हमें, उस पर स्टैंड करके हमें क्योर को स्टैब्लिश करना है। अब उसके बाद फर्दर देखते हैं थर्ड अफॉर्डेंस। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज, इंडिकेशन। If he clearly perceives what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medicinal powers, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of required proper dose and the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally and he is true practitioner of the healing art. बहुत ही बड़ा एफोरिज्म है, बट इसका जो मेन जिस्ट पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे हैनीमन सर ने फिजिशियन को पॉइंट आउट करते हुए बोला है कि अगर फिजिशियन के पास नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, नॉलेज ऑफ डिजीज़ है, और कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ, ऑल्सो अगर उसके पास नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, नॉलेज ऑफ डोजेज है, ये सारी अगर नॉलेज है उसके पास, और वो इन सारी नॉलेज का अमालगमेशन को यूज़ कर पा रहा है रैशनली, दैट इज़ कि जुडिशियसली एंड रैशनली, मतलब कि विथ सेंस एंड लॉजिक अगर वो उसे यूज़ कर पा रहा है, ओनली देन ही इज़ नोन द प्रैक्टिशनर ऑफ द ट्रू हीलिंग आर्ट। तभी वो एक जो हीलिंग आर्ट है, दैट इज़ जो होम्योपैथी है, उसका प्रैक्टिशनर, ट्रू सेंस में उसका प्रैक्टिशनर वो कहलाएगा, अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है एंड वो उसे अप्लाई कर पा रहा है तो। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ अफोरिज्म। ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। फोर्थ अफोरिज्म में फिर से हैनीमन सर ने फिजिशियंस को कॉल आउट करते हुए बोला है कि अगर फिजिशियन नोज, उसको अगर ये पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को डिरेंज करते हैं एंड डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें उन फैक्टर्स के बारे में पता है एंड उन फैक्टर्स को कैसे रिमूव करना है फॉर द हेल्थ, देन ओनली ही इज़ द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। मतलब वो हेल्थ को प्रिजर्व तभी कर पाएगा, बचा तभी पाएगा, अगर उसे पता हो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं एंड उन फैक्टर्स को कैसे रिमूव करना है। दैट इज़ ऑल इन द फोर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ अफोरिज्म। Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. अब इस फिफ्थ अफोरिज्म में हैनीमन सर ने एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉजेज़ के बारे में बात किया है कि एक्यूट केसेस में हमें हमेशा एक्साइटिंग कॉजेज़ को देख के रखना है कि क्या एक्साइटिंग कॉज है जिसकी वजह से कोई भी एक्यूट डिजीज़ डेवलप हुई है। ऑल्सो क्रॉनिक केस में जो हमें मेन जिस पे फोकस करना है, दैट इज़ अ फंडामेंटल कॉज, एंड फंडामेंटल कॉज जो है वो एक क्रॉनिक मियाज्म है जिसके वजह से क्रॉनिक डिजीज़ आई है। तो एक्यूट केस में एक्साइटिंग कॉज एंड क्रॉनिक केस में फंडामेंटल कॉज, दैट इज़ द क्रॉनिक मियाज्म, उसको हमें कंसिडर करना है अपने इस केस को डेवलप करने में। और इस क्रॉनिक मियाज्म को डिस्कवर करने के लिए हैनीमन सर ने कुछ गाइड्स दिए हैं कि कैसे हमें इसे डिस्कवर करना है। दैट इज़ उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंटेलेक्चुअल क्या है, इंटेलेक्ट कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंटेलेक्ट कैसा है, कैसे उसके, क्या उसके मॉरल फंक्शंस हैं, क्या उसके सोशल फंक्शंस हैं, सेक्सुअल फंक्शंस क्या है उसके, और एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, इन सबको कंसिडर करके हमें एक फंडामेंटल कॉज बनाना है
जिसकी वजह से कोई भी क्रॉनिक डिजीज डेवलप हुई है। सो दिस इज ऑल इन द फिफ्थ अफोरिज्म इन द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो इसको आप यहीं रोकते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। फर्दर हम लोग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे अफोरिज्म्स को। जरूरी नहीं है रोज 5 करें, बट एक पर्टिकुलर जितना बेरेबल टाइम लेंथ होगा उतने में वील भी डिस्कसेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।